तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, है ना, एंडोक्राइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये 20 नंबर में पूछा तो इसका क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इसके बाद थेरेपेटिक यूजेस और इसके एडवर्स इफेक्ट, ये पूरे 5-5 की हेडिंग में 20 नंबर में पूछा सकते हैं। तो अपन उस हिसाब से पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले था एड्रिनल ग्लैंड में 2 रीजन होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स में ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस 3 रीजन है। तो ग्लोमेरुलोसा से निकलता है एल्डोस्टेरोन जो कि सोडियम और वाटर बैलेंस कराता है। फेसिकुलेटा से निकलता है कॉर्टिसोल जो कि ग्लूकोज और अपना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म में काम आता है। रेटिकुलर से निकलता है एंड्रोजन जो कि प्यूबर्टी और जो हार्मोनल चेंजेस उसमें काम आता है। फिर मेडुला में 2 हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद आता है, तो अब आते हैं इसके रेगुलेशन में। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से निकलता है सीआरएफ एक्टिवेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, वहाँ से निकलता है एसीटीएच एक्टिवेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को। एड्रिनल कॉर्टेक्स से अपने मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलेंगे। जब इनका एक्सेस सिक्रीशन होगा तो नेगेटिव फीडबैक भी देते हैं हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, तो ये था अपना इंट्रोडक्शन। फिर मैकेनिज्म एक्शन देखते हैं। सबसे पहले द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो कैसी होती है, इंटरन्यूक्लियर होती है, वो अंदर न्यूक्लियस के अंदर जाके एक्ट करते हैं। तो देखते हैं स्टीरॉयड हार्मोन एंटर सेल ऑफ टारगेट ऑर्गन, जहाँ पर उनको एक्ट करना हो टारगेट ऑर्गन के अंदर एक्ट करेंगे। फिर स्पेसिफिक रिसेप्टर इन साइटोप्लाज्म, स्टेरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बिकम एक्टिवेटेड, तो जो उसका स्टेरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर वो न्यूक्लियस में एंटर करेगा, फिर उसके बाद स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए से बाइंड करेगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करेगा और रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, डायग्रामेटिक फॉर्म में देखो, सबसे पहले हार्मोन है, हार्मोन ने रिसेप्टर से एक्ट किया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, फिर ये अंदर जाएगा, डीएनए से मिलेगा और वहाँ पे कराएगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन बनवा देगा। ठीक है, रिस्पॉन्स दे देगा। फिर अपन देखते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड का क्लासिफिकेशन। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में दो ग्रुप हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में अपने आते हैं शॉर्ट एक्टिंग में हाइड्रोकॉर्टिसोन, इंटरमीडिएट में प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन, लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में अपने हैं फ्लूड्रोकॉर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये दोनों सरल सरल से नाम ही याद कर लेना। फिर उसके बाद आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन अपन थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं थोड़े, तो फिर एंड में अपन समअप करेंगे। सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोजन का डिपोजिशन बढ़ाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाता है, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज कम करता है। ठीक है, तो इन सबसे क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा है, ग्लूकोज सिंथेसिस करा रहा है, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन कराता रहा है, तो कुल मिला के ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा रहा है, तो ये हाइपरग्लाइसीमिया करा रहा है। टिश्यू सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, जैसे ग्लूकोज जो भी एजेंट बढ़ाते हैं तो सेंसिटिविटी कम हो जाती है इंसुलिन के लिए, है ना, टिश्यू सेंसिटिविटी टू इंसुलिन कम हो रहा है। डायबिटीज़ में एग्जावेटेड, तो जो है डायबिटीज एग्रावेट हो सकती है और डायबिटीज़ और ज़्यादा हो जाएगी इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, प्रोलॉन्ग यूज कॉज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट करेगा कैसे, डिपोजिटेड ओवर नेक, फेस एंड शोल्डर। जो फैट है ना वो नेक, फेस और शोल्डर में ज़्यादा एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा। तो जो पर्सन है वो कैसे देखेगा, मून फेस होगा उसका, बफेलो हम्प या फिर फिश माउथ उसको बोलेंगे अपन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या करेगा, ब्रेक डाउन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम मसल, बोन एंड स्किन। तो ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करा रहा है एक तरीके से, तो ये मसल वास्टिंग होगी, थिनिंग ऑफ स्किन, लॉस ऑफ बोन मैट्रिक्स, है ना, तो प्रोटीन को भी तोड़वा रहा है, ग्लूकोज को बढ़वा रहा है, प्रोटीन और लिपिड को तोड़वा रहा है, ये समझ में आया। फिर इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रिटेंशन में क्या होगा कि सोडियम वाटर रिटेंशन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन कराएगा, है ना, एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है ना, सोडियम वाटर का रिटेंशन कराएगा और पोटेशियम एक्सक्रीशन कराएगा। उसका बहुत ज़्यादा यूज के कारण क्या हो सकता है, इडीमा और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में आते हैं, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में अपन को देखेगा एंटी विटामिन डी एक्शन। तो इससे क्या हो सकता है कि प्रोलॉन्ग यूज के कारण कैल्शियम को लॉस करा रहा है ना, प्रोलॉन्ग यूज के कारण ये ऑस्टियोपोरोसिस करा सकता है। कैसे कराएगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट ये कम हो जाती है, रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम ये बढ़ जाता है, एक्सक्रीशन बढ़ा दिया, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी जो कि बोन को तोड़ती है, ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन सिंथेसिस है वो उसको कम हो जाएगा एक्शन। तो कुल मिला के एंड में क्या हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, फिर ये थे अपने 5 मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। अब आते सिस्टम में, सबसे पहले सीवीएस में क्या करेगा, प्रोलॉन्ग यूज में कॉज हाइपरटेंशन एंड वर्सनिंग ऑफ सीसीएफ। तो सीवीएस में बहुत ज़्यादा खराब इसका इफेक्ट है, हाइपरटेंशन और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर को और ज़्यादा खराब कर देगा, फिर करवा देगा। ठीक है, अपना एक सिस्टम होगा सीवीएस। नेक्स्ट आता है स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल में क्या है, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ स्केलेटन मसल, वीकनेस ऑकर इन बोथ हाइपो एंड हाइपर कॉर्टिसोल। दोनों में ही वीकनेस होगी, अगर ज़्यादा होगा कॉर्टिसोल या कम होगा, दोनों में ही एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, है ना, नॉर्मल अमाउंट। फिर सीएनएस में आता है, सीएनएस में 2 टाइप के इफेक्ट डालता है। एक तो इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसे डालता है, बीपी चेंज होने की वजह से ग्लूकोज कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेंज हो रहा है, इस वजह से इनडायरेक्ट इफेक्ट आएंगे अपने बॉडी में। फिर डायरेक्ट इफेक्ट क्या है कि बाई इन्फ्लुएंसिंग मूड एंड बिहेवियर को चेंज करके डायरेक्ट इफेक्ट आता है सीएनएस में। ठीक है, तो एडिसन डिसीज होगी तो डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, इवन साइकोसिस हो सकता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की थेरेपी चल रही है तो यूफोरिया, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी। तो ये तीसरा सिस्टम हो गया सीएनएस। फिर चौथा सिस्टम आता है जीआईटी। जीआईटी में प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कम करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना, तो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ेगा, पेप्सिन बढ़ेगा, जिस वजह से हो सकता है में एग्रेवेट पेप्टिक अल्सर।
डिक्रीज लोकल इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट एच पायलोरी। एच पायलोरी के अगेंस्ट जो लोकल इम्यून रिस्पॉन्स आता है उसको भी कम करेगा। कुल मिला के पेप्टिक अल्सर और ज़्यादा एग्रेवेट इससे हो जाएगा। ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ में क्या चेंज देखेगा? डिक्रीज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल होता है जिस वजह से नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट कम हो जाता है। ठीक है, फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट में क्या है कि इन्फ्लेमेशन कम कराना है, तो दे हैव पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट। दोनों होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसेंट। कैसे करता है? दे सप्रेस क्लिनिकल फीचर ऑफ इन्फ्लेमेशन सच एज रेडनेस, हीट, पेन, स्वेलिंग। ये सब जो इन्फ्लेमेशन के जो फीचर्स हैं उनको सप्रेस कर। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंड्यूस अ प्रोटीन लाइपोकोटीन विच इनहिबिट फॉस्फोलाइपेस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? लाइपोकोटीन प्रोटीन से फॉस्फोलाइपेस को इनहिबिट करेगा, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम हो जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन लाइक इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा जो कि नेसेसरी होते हैं इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट कराने के लिए, उसको भी इनहिबिट करता है। स्टेबलाइजेस लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करेगा तो एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होगा। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दिखाते हैं, इससे इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दिखा रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दिखा रहा है। फिर इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट आता है, तो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए 2 सेल नीडेड होते हैं, टी सेल और बी सेल। बी सेल एंटीबॉडी से ह्यूमरल इम्यूनिटी दिखाते हैं और टी सेल जो है लिम्फोकाइन से रिलीज करके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करते हैं। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है दोनों बी सेल और टी सेल दोनों को ही इनहिबिट करता है ना, जिससे कि ह्यूमरल इम्यूनिटी और जो CMI है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों में इंपेयरमेंट आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि साइटोकाइन TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन को कम करेगा, जिससे कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इंटरफेरेंस आएगा। फिर ऑल्सो सप्रेस ऑल टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जितनी है सबको सप्रेस करेगा। तो ये था इसका इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट। फिर अब आते हैं इसका थेरेपेटिक यूजेस में। थेरेपेटिक यूजेस याद करने के लिए, थेरेपेटिक यूज से पहले ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 5 मेटाबॉलिज्म आए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो इसके बाद 5 सिस्टम आएंगे, CVS, स्केलेटल मसल, CNS, GIT, ब्लड वेसल। ठीक है, 5 सिस्टम हो गए। फिर उसके बाद 2 ये आएंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट। ये हेडिंग याद रहेंगी ना फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, फिर अंदर तो आप लिख लोगे। फिर उसके बाद आता है कि थेरेपेटिक यूजेस। थेरेपेटिक यूजेस सबसे पहले आता है रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी में आएगा एक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी और क्रॉनिक एड्रिनल इंसफिशिएंसी। तो एक्यूट वाले में देते हैं अपन इंट्रावीनस हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है, और IV नॉर्मल सेलाइन विद 5% ग्लूकोज। ठीक है, तो ये एक्यूट है एकदम, अभी एक्यूट कंडीशन चल रही है तो IV अपन को तुरंत देना पड़ेगा। जबकि क्रॉनिक है तो क्रॉनिक में अपन को ओरल हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं, ड्रग्स चालू कर दी है ना देना। तो इसका जो डोजिंग है 2/3 डोज जो रहती है वो अपन मॉर्निंग में देते हैं, 1/3 डोज जो है वो इवनिंग में देते हैं। अभी क्यों देते हैं अपन आखिरी में समझेंगे, एंड में आएगा वीडियो के। विथ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, है ना, वाटर इलेक्ट्रोलाइट भी सफिशिएंट अमाउंट में देना है। फिर आता है एक और थर्ड इफेक्ट जो कि अपना रिप्लेसमेंट इफेक्ट थेरेपी में है, ये है एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम या फिर कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, है ना। इसमें ज़्यादा एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन हो रहा है, तो अपन एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन हो रहा है और वापस से अपन कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना, ऐसा क्यों है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हेल्प ड्यू टू सप्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ACTH विच रिड्यूसेस द एड्रिनल एंड्रोजन। तो ये क्या करेगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड अपन बाहर से और दे रहे हैं जिससे कि वो अपने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को सप्रेस करेगा, जिससे कि उसमें ACTH वगैरह नहीं निकलेगा और एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन कम होगा। ठीक है, तो इसमें देते हैं अपन डेक्सामेथासोन। ठीक है, ये अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था डेक्सामेथासोन। ठीक है, तो इसके 3 यूजेस हो गए रिप्लेसमेंट थेरेपी के। फिर दूसरा यूज आता है नॉन एंडोक्राइन यूजेस। तो इसको अपन ABCD से याद करेंगे। A से हो जाता है एलर्जिक डिसऑर्डर जिसमें ड्रग, रैसेस और अर्टिकेरिया आता है। B से अपने बोन जॉइंट्स में आता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट। ठीक है, B हो गया। फिर C से कॉलेजन डिसीज आती है, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस, SLE, पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा। C से ये हो गया। डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जेमा और सोरियासिस हो जाएगा। फिर E से आ जाएगा अपना एलर्जिक कॉन्जक्टिवाइटिस, एक्यूट यूवेआइटिस, ये हो जाएगा। फिर GIT में क्रॉन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, G से हो गया। S से हेपेटिक होता है, हेपेटाइटिस कराता है, और एक और हेमेटोलॉजिकल जो कि हेमेटोलॉजिकल में ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर करेगा, जैसे इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, उसमें यूज होएगा। फिर हेमेटोलॉजिकल ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया में काम आता है ना। ये सब यूजेस है ना, इन सब डिसीज में काम आ रहा है। फिर I से इन्फेक्शन कर लो, लेप्रा रिएक्शन में काम आ रहा है। मेलिग्नेंसी है, M से मेलिग्नेंसी, मल्टीपल माइलोमा और हॉजकिंस लिम्फोमा में काम आएगा। मस्कुलर डिसीज जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस काम आएगा। ठीक है, तो ये इधर से देखो EFG, इसमें F नहीं है एक तो, ठीक है, फिर GHI, फिर J नहीं है इसमें। ठीक है, J के बाद M है, M से मेलिग्नेंसी जो कि मल्टीपल माइलोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा वही वाला। फिर उसके बाद N है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, बेल्स पाल्सी और मेनिंजाइटिस। ठीक है, N है। फिर उसके बाद O से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन याद कर लेना। फिर उसके बाद P से पल्मोनरी में ब्रोंकियल अस्थमा और TB प्लूरल इफ्यूजन, ये सब आ जाएगा। TB और प्लूरल इफ्यूजन अलग अलग है। फिर R से रीनल डिसीज में नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इसके यूजेस थे, है ना। A देखो इधर से ABCDEF नहीं है, फिर GHIJ नहीं है, फिर MNOP, फिर R। ठीक है, तो ये थोड़ा से अल्फाबेटिकल जमाने की कोशिश करी है, तो इससे याद हो जाए तो हेल्प मिलेगी, तो इससे याद हो जाएगा। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट आता है इसके डायग्नोस्टिक यूजेस। अपना 3 टाइप में यूज है इससे। डायग्नोस्टिक यूज में डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं फॉर किसिंग सिंड्रोम।
ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक यूज़ में आ जाएगा। तो ये थे इसके थेरेपेटिक यूज़। 5 नंबर के हिसाब से बहुत अच्छे हैं ये, ABCD से याद कर लेना और फिर 2 यूज़ अपने ऊपर नीचे के हो गए। फिर एडवर्स इफेक्ट है, सिंगल डोज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज प्रैक्टिकली हार्मलेस। सिंगल डोज से कुछ नहीं होता, रादर दे आर लाइफ सेविंग ड्रग इन कंडीशन लाइक एनाफाइलेटिक शॉक, एक्यूट एड्रेनल इनसफिशिएंसी। तो ये लाइफ सेविंग ड्रग होते हैं अगर अपन इसको छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। पर यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन सुप्रा फिजियोलॉजिकल डोजेस फॉर मोर देन 2 से 3 वीक कॉज नंबर ऑफ अनडिजायरेबल इफेक्ट। अगर इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं और सुपर फिजियोलॉजिकल डोज से ज़्यादा यूज़ करेंगे अपन इसको, तो बहुत सारे इसमें खतरनाक इफेक्ट आते हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ ADR में सबसे मेटाबॉलिक इफेक्ट में क्या आएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, एग्रावेट DM, डायबिटीज मेलाइटिस को एग्रावेट कर देगा, ग्लाइकोसूरिया करा देगा। फिर ड्यू टू लाइपोलाइसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कुसिंग सिंड्रोम वगैरह कर सकता है, कुसिंग हेपाइटिस। फिर सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करेगा तो हाइपरटेंशन हो सकता है। पोटेशियम और हाइड्रोजन का लॉस करेगा तो हाइपोकैलेमिया और एल्कलोसिस हो सकती है। ठीक है, तो ये अपने मेटाबॉलिक इफेक्ट हो जाएंगे, ये भी मेटाबॉलिक ही है दूसरे नंबर वाला भी। फिर नेक्स्ट आता है अपन ने जो सिस्टम वगैरह पढ़े थे उससे, ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की वजह से, मसल वेस्टिंग प्रोटीन की वजह से, और अपने ग्रोथ रिटार्डेशन ये भी प्रोटीन की वजह से ही है। फिर ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन मेक पेशेंट वल्नरेबल टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लाइक फंगल, वायरल एंड बैक्टीरियल। इम्यूनोसप्रेशन भी हो रहा है, इस वजह से ये फंगल, वायरल और बैक्टीरिया अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन करा सकता है। फिर आता है HPA एक्सेस सप्रेशन। ठीक है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस सप्रेशन। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साइड इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म थेरेपी से आता है। फिर देखो कैसे है, लॉन्ग टर्म थेरेपी ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन लार्ज डोजेज विल डिक्रीज ACTH सिक्रीशन। ACTH सिक्रीशन करवा देगा। जैसे कि ब्लड में पहले से ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा मिलेगा, बाहर से अपन देने लेंगे तो बॉडी को लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो इसका सिंथेसिस कम कर देते हैं, तो नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को और वहाँ से एड्रिनल एट्रोफी हो जाएगी। एड्रिनल अब काम करना ही बन जाएगा वैसे ही, मतलब अपने आप ही जब अपन बाहर से दे रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो बॉडी सोचेगी कि बन ही रहा है, तो एड्रिनल की वो हो जाएगी हाइपोट्रोफी या फिर एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, कि मतलब उसका साइज छोटा हो जाएगा, वो बनाना बंद कर देगा। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनाना बंद कर दिया तो अपन कब तक देंगे, अगर जैसे ही अपन बंद करेंगे तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो एब्रप्ट स्टॉपेज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी फॉलोइंग प्रोलॉन्ग यूज लीड्स टू, अब अगर एकदम से बंद कर दिया अपन का जो है एड्रिनल में एट्रोफी हो गई, वहाँ से अब स्टेरॉइड का बनना बहुत कम हो गया, तो अब क्या होगा, एकदम से अगर अपन बंद कर देंगे तो उसमें क्या होगा, क्या क्या रिएक्शन हो सकती है। फ्लेयरिंग ऑफ द अंडरलाइंग डिसीज बिंग ट्रीटेड, जिस डिसीज को ट्रीट करने के लिए अपन रख दे रहे थे तो वो एकदम से फ्लेयर अप हो जाएगी। विड्रॉवल सिम्टम्स लाइक फीवर, माइल्जिया, आर्थ्राल्जिया एंड मलाइस हो सकता है। फिर एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो सकती है ना, एकदम से एड्रिनल ग्लैंड कम वो हो जाएगा ना, स्टेरॉइड कम हो जाएगा अपने बॉडी में, जैसे बंद किया अपन ने, तो उस वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, ये सारे सिम्टम्स देखेंगे। फिर देयरफॉर इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी। अगर अपन को बिल्कुल देना ही पड़ रहा है, लॉन्ग टर्म थेरेपी देनी भी है, तो कुछ बातों का ध्यान रख देंगे, जैसे कि वेन एवर पॉसिबल टॉपिकल एंड लोकल यूज प्रेफर्ड। जैसे कि अपन को लोकली दे देंगे तो उससे सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। फिर शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग प्रेफर्ड करेंगे, जैसे ही उसका एक्शन तुरंत जल्दी खत्म हो जाएगा तो HPA एक्सेस सप्रेशन नहीं होगा। फिर क्या होता है कि उसको अपन 2/3 डोज मॉर्निंग में दे सकते हैं और 1/3 डोज अपना इवनिंग में। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो नॉर्मल अपना एंडोजीनस हार्मोन रिलीज़ होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड अपने जो बॉडी से रिलीज़ होता है वो वैसे ही रिलीज़ होते हैं। 2/3 डोज मतलब 2/3 जो टोटल उनका अमाउंट रिलीज़ होने का वो मॉर्निंग में रिलीज़ होते होंगे, 1/3 अपने इवनिंग में रिलीज़ होते होंगे, तो उसको मिमिक कर देगा तो बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि अपन बाहर से दे रहे हैं। ठीक है, फिर अल्टरनेट डे पे थेरेपी यूज़ करेंगे, जैसे कि लगातार देते हैं ना तो HPA सप्रेशन हो ही ना पाए, है ना, बॉडी को एकदम से एक दिन बनाएगी एक दिन नहीं बनाएगी, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, फिर विड्रॉवल ऑफ स्टेरॉइड आफ्टर मोर देन 2 वीक ट्रीटमेंट शुड बी वेरी स्लो टू अलाउ रिकवरी ऑफ नॉर्मल HPA फंक्शन। तो अगर अपन ना दो वीक तक अपन को ट्रीटमेंट देना है, उसके बाद अपन टेपरिंग करेंगे ड्रग की, धीरे धीरे कम करेंगे। एकदम से कम करेंगे तो HPA एक्सेस सप्रेशन हो जाएगा, धीरे धीरे कम करेंगे तो बॉडी बनाना वापस से चालू कर देगी। ठीक है, तो ये था एडवर्स इफेक्ट। फिर आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ कहाँ है, बहुत सारी डिसीज में, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, पेप्टिक अल्सर, वायरल फंगल इन्फेक्शन, TB एंड अदर इन्फेक्शन, ऑस्टियोपोरोसिस, एपिलेप्सी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, ग्लूकोमा, इन सब में अपन कॉर्टिकोस्टेरॉइड जनरली प्रेफर नहीं करते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं इन सब कंडीशन में। ठीक है, ये थी कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में। ऐसे बहुत सारा अपन ने पढ़ लिया है और 20 नंबर में अगर आ गए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कर लेना इसको। थैंक यू।